गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके थे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के बारे में हम बात कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी से ही हम स्टार्ट करेंगे, या कंडक्टिविटी की जो टर्म्स थी उसमें लास्ट अगर रिवीजन करें तो हमने एक तो वायर के कंडक्टिविटी के बारे में बात की, तो उसकी कुछ नेचर्स थी उनके बारे में, डिपेंडेंस थी उसके बारे में हमने बात की थी। तो वहां पर आपको एक पॉइंट था टेम्परेचर वाला, उसको पता रखना था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है किसकी, वायर की। दूसरा जो कंडक्टिविटी देखनी है वो सॉल्यूशन के अंदर देखनी है। सॉल्यूशन के अंदर देखनी है तो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है आयंस पर, है ना। नंबर ऑफ आयंस हो, मोबिलिटी ऑफ आयंस है, उन पर डिपेंड करती है, जबकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती थी। ठीक है। अब जब हम सिर्फ हमारा जो मेन इसमें है वो है सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, है ना। इसमें क्या है, अपना मेन क्या था, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अपना इसमें मेन है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा मेन तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी देखना था। उसमें हमने डिस्कशन भी कर लिया था कि सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है उसके अंदर हमें दो टर्म मिलती हैं। कौन कौन सी? एक है कंडक्टिविटी, एक इसके बारे में जानना होता है, और दूसरा जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी। ये दो चीजें हैं। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें साफ साफ हमने बोला कि भैया एक बीकर आपने लिया है, अगर उस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो हम बात करेंगे उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आपके पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। तो यहां पर अगर आप पर्टिकुलर एरिया फिक्स करते हो, एक यूनिट वॉल्यूम का एरिया फिक्स करते हो, तो इस यूनिट वॉल्यूम एरिया में नंबर ऑफ आयंस होंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल, अगर मैं यहां फिक्स करता हूं तो यहां मैंने कहा कि इसमें मैंने करीब 100 आयंस मिला दिए, 100 आयंस मिला दिए, 100 आयंस मिला दिए मैंने इसमें। तो अभी हमारे सॉल्यूशन में 100 आयंस प्रेजेंट है और वो इक्विवेलेंट यानी इक्वलिटी में प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पर, हर जगह पर, हर एरिया में, पूरे में वो इक्विवेलेंट है, सब जगह एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया को मैं एक यूनिट वॉल्यूम की डिसाइड करूं तो इसके हिस्से में मान लीजिए आए होंगे 10 आयंस। कितने आए? 10 आयंस आए होंगे, है ना। कितने आए? 10 आयंस आए। अगर मैं अब कंडक्टिविटी को सॉल्यूशन में देखना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो आपके पास जो पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। कब? कंडक्टिविटी decreases when dilution increases। अगर आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। अगर पूरे सॉल्यूशन की बात करें, पूरे सॉल्यूशन में तो 100 आयंस थे, आप सॉल्वेंट बढ़ाओगे, सॉल्यूट नहीं बढ़ाया, सॉल्वेंट बढ़ाया तो आयंस तो पूरे सॉल्यूशन में तो इक्वल ही रहेंगे। यस, तो यहां पर तो आयंस तो इक्वल है, इक्वल है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है आयंस का वो इंक्रीज होता चला जाता है। यहां पे भी आयंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए तो पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गई। यस, तो यहां पर जो आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता चला जाता है
जिसकी वजह से उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है और मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी नॉट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इंक्रीजेस, है ना, when डाइल्यूशन इंक्रीजेस, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, है ना। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी, और आप उल्टा बोल भी सकते हो, कंसंट्रेशन के टर्म में भी बोल सकते हो, डाइल्यूशन का उल्टा कंसंट्रेशन हो जाता है। आई होप कितना, तो ये हमने समझ लिया था। ओके, इसको हम फिनिश करते हैं जल्दी। तो हमारे पास ये मामला फिनिश हो गया था। अब चलते हैं आगे। अब देखो अगर ये सारी बातें कंप्लीट है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, मोलर कंडक्टिविटी को ही लेते हैं अपन, है ना, मोलर कंडक्टिविटी को। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास, और इसको ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी को मैं एक फॉर्मूले से भी ला सकता हूं। कौन से फॉर्मूले से? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है कंसंट्रेशन वाला, वो क्या है, हम इसे डिनोट करते हैं किससे, इससे, है ना। मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी किसके, के और डिवाइड बाय सी, ये क्या है, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर वॉल्यूम होती है, मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है। तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, हम इसको बोल सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, के वी। अब देख लो यहां से इस रिलेशन से आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब डाइल्यूशन करोगे। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है। और यहीं पर रिलेशन देखोगे इसका, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, के इक्वल टू वॉल्यूम। तो देखो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और ये क्या है, कंडक्टिविटी। तो आप वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से भी आप पता कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गया ना, वॉल्यूम कैसे आया, ये ऊपर चला गया, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गई। और इसके लिए हमने वो सॉल्यूशंस बता ही दिए थे कि इसके दो फॉर्मूले, एक तो क्या है आपके पास ये मोलर कंडक्टिविटी, एक क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता था आपके पास, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ये रिप्रेजेंटेशन है, और कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। बस यहाँ नॉर्मेलिटी लेनी है, और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या रिलेशन होता है आपको पता ही होगा, है ना। आपको क्या पता है कि आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हो n फैक्टर से। किससे करते हो, n फैक्टर से। तो आई होप कि उससे आपको पता है ही, निकालना आता है, जानते हो, यस। अब आपके पास क्या है कि कंडीशन 6 है, और यहां 1000 लगा देना। वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो अपन इसको क्या कर देंगे, 1000 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 1000 लग जाएगा आपका, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखना वॉल्यूम से, या मिलीलीटर्स की बात कर रहे हैं तब। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो इन दो फॉर्मूलों के बाद हमारे पास बात आती है एक और, कि हम इनमें दो चीजें लेते हैं। एक लेते हैं, हम जो मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं वो किसके लिए देखेंगे, एक तो देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई सॉल्यूशन में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है उसकी नेचर कैसी है, उसकी नेचर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मान लीजिए उसकी नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसकी नेचर स्ट्रॉन्ग है, तो आप जैसे ही उसे सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब सॉल्वेंट में डालोगे और सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सोल्यूट है, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। और 100% डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है,
ये कंप्लीटली 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए उठा के NaCl ले लिया, तो ये 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा किस पे, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा किसके साथ ले रहे हो आप, कंसंट्रेशन के साथ। तो कंसंट्रेशन का अंडर रूट के साथ ले रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग का जो आता है वो ऐसा ग्राफ आता है, डिवाइहैकल लॉ के थ्रू ऐसा ग्राफ आता है। तो आपके पास क्या है, इधर चल रहे हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही, और उल्टा बोल लो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज। और डाइल्यूशन इंक्रीज, ये ध्यान रखना, ये तो कंसंट्रेशन है, और यू उल्टा होगे तो डाइल्यूशन होगा ना भाई, डाइल्यूशन। तो ये डाइल्यूशन यूं चल रहा है, तो डाइल्यूशन इधर बढ़ रहा है, तो देखो धीरे 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 कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही, और उसका एंड पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना, एंड पॉइंट मिल जाएगा आपको। लेकिन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहीं पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्टार्टिंग में तो क्या है, स्लोली स्लोली चल रहा है, और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो क्या होता है, सडनली इंक्रीज होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सडनली इंक्रीज होता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट हम नहीं निकाल सकते, उसका एंड पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो इक्वेशन है ये किसमें है, आपके सामने है इक्वेशन, कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी A अंडर रूट C, ये आपके पास डिवाइहैकल की इक्वेशन है। अब आपको एक तो ये समझना है कंडक्टिविटी क्या है, एक मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी तो आप जानते ही हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये ध्यान रखना है। तो ये समझ लेते हैं पहले। देखो अगर आपको ये निकालना है तो ये कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है ना, ये तो यहां से निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो इसके दोनों के रिलेशन में देखेंगे तो क्या है, ये क्या कहना चाहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन को जीरो कर दो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो कि कंसंट्रेशन एक तरह से लगे कि जीरो ही हो गई, ठीक है ना, तो आपने बिल्कुल इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब आप सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके, या आप उसकी कंसंट्रेशन को अप्रोक्स जीरो करके, पूरा लगभग यूं मान के चलो कि नेग्लिजिबल जीरो ही हो चुका है, तो जीरो करने पर जो मोलर कंडक्टिविटी हमें मिलेगी उसको हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई होप कि ये भी समझ में आ गई। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहां पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, या आप इसे बोल सकते हो इस तरह से, है ना। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है मोलर कंडक्टिविटी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब भैया क्या है कि ये तो डिवाइहैकल का लॉस हो गया, ये इक्वेशन तो की किसकी है, डिवाइहैकल की, है ना, डिवाइहैकल, ये तो डिवाइहैकल की है। अब जो बात करने जा रहे हैं डिवाइहैकल के बाद में, वो करने जा रहे हैं कोलराउस या कोलराउस लॉ, है ना, कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ क्या बोलता है, वो देखो कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से उसकी कैलकुलेट करनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, तो आपके पास क्या होगा वो देख लेना। चलिए क्या है स्ट्रॉन्ग के लिए कि इसकी अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर आयंस या कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है ना, उनके सम के इक्वल होगी, है ना। जैसे ये आपके पास कोई आयन है पॉजिटिव वाला, कौन है ये, पॉजिटिव वाला, एक कोई पॉजिटिव वाला आयन है, तो उसकी ये कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, प्लस वाला ये, तो उसकी कंडक्टिविटी प्लस, माइनस वाला है तो हम यहां बात करें
तो बी उसका पार्ट होगा कोई माइनस वाला का, या माइनस वाला है। तो जैसे हम एग्जांपल लें इसमें, तो NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl की, तो आप कैसे निकालोगे? NaCl की मोलर कंडक्टिविटी जो है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी? NaCl, इसकी निकालना चाहते हो मोलर कंडक्टिविटी, तो कैसे निकाल देंगे? Na को ब्रेक डाउन करो, तो Na जब ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, तो आपके पास दो आयन हो गई। तो यहाँ पर, और इसके नंबर्स कितने डबल आयन के? 1 और 1 है, तो आप यहाँ कर दोगे 1 इंटू, यहाँ पर क्या है, इसकी कंडक्टिविटी दी होगी, तो कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है, सोडियम आयन, और फिर आपके पास क्या है, इसके भी नंबर कितने? 1 इंटू इस सोडियम क्लोरीन आयन की कंडक्टिविटी दी हुई होगी, तो ये क्लोरीन आयन की कंडक्टिविटी आपके पास है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो कंडक्टिविटी कैलकुलेशन है उसको सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब ये इसीलिए जनरेट हुआ है कि आपको निकालनी है कंडक्टिविटी किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी निकालनी है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है। अब ये कैसे निकालोगे आप? तो आप यहां पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये लॉ है कि ये कहता है कि अगर वीक की निकालनी है तो आप स्ट्रॉन्ग की हेल्प से वीक की निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है? जैसे कि अगर आपको निकालनी है, किसकी निकालनी है? CH3COOH, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि भैया आपको जो है ना कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करें तो इसको देखेंगे अभी वो कैसे निकालते अपन, है ना। स्ट्रॉन्ग जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, उसको कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अभी। तो आपके पास क्या है? CH3COOH, ये वीक आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और हमें पता है जब भी ये टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें टूटेगा तो आपके पास क्या बनेगा? ये आपको ये फॉर्मेट कहीं किसी स्ट्रॉन्ग में मिल जाए तो आप इसको कैलकुलेट, तो हमें तो इसकी कैलकुलेट करनी है, तो अब देखो इसकी किस से हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। मुझे ये और ये आयन किसी में चाहिए स्ट्रॉन्ग के साथ में, तो देखो मैं एक स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं, कौन सा? CH3COONA, ठीक है। दूसरा मैं आयन ले रहा हूं जहां से मुझे H मिल सके, HCl, वेरी गुड। लेकिन मुझे Na और Cl को उड़ाना है, तब मेरे पास H और ये बच जाएगा, तो मैं तीसरा इलेक्ट्रोलाइट मेरे को लेना है। तो तीसरा इलेक्ट्रोलाइट में क्या लूं? इसके अंदर ये, यहां से तो ये दो चीजें आई गई है, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमें लेना है, एक ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें Cl हो, NaCl, तो Cl भी उड़ जाएगा, Na भी उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिए 3। अब इसकी हेल्प से मुझे कंप्लीट करने, तो मेरे पास इसका डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है, तो किस में हो जाएगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, वेरी गुड। इसका डिसोसिएशन किस में हो जाएगा? H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, और ये किस में टूट जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस, 3 में ये टूट जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा, देखो अब क्या है अपने पास, इसके आयंस को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपके पास क्या क्या मिलेगा? देखो जरा, देखो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हमें तो चाहिए किसका? मोलर कंडक्टिविटी किसकी चाहिए? CH3COOH की चाहिए, और ये किसकी हेल्प से मिल जाएगी? मुझे इसकी हेल्प से मिल जाएगी। देखो ये दोनों मेरे को क्या करना है? ये ऐड करना है, यस, और मुझे ये भी चाहिए, ये ऐड करना है, ये माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो हो गया मेरे पास CH3, और कितना है वो भी देख लो, एक है ना, ये भी 1 है, 1 है, तो 1 इंटू CH3COO माइनस, है ना, माइनस ये आ गया, प्लस इंटू 1 था, 1 इंटू इसका कौन है? Na, तो कंडक्टिविटी किसकी ले लेंगे? Na प्लस की, है ना, Na प्लस की। फिर प्लस में कौन लेना है आपको?
HCl लेना है तो आप ये भी 1 है बेचारा, तो 1 कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस कौन सा है Cl आयन है ना, यस। तो आपके पास 1 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन ये ले लिए। और अब उसके बाद आप फिर से और कौन कौन है, अब जो दूसरा ले रहे हो उसको माइनस करो, यानी कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को तो आपने सम किया और इक्वेशन थर्ड को आपने माइनस किया, है ना। या इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड और माइनस थर्ड इक्वेशन ये कर दिया आपने। तो आपने क्या किया, माइनस Na माइनस 1 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Na आयन, यस, और माइनस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, Na से Na कट रहा है क्योंकि माइनस और प्लस है, Cl से Cl कट रहा है क्योंकि ये दोनों है, तो ये दोनों की जो वैल्यूज आएगी वो कट जाएगी, यस। अब आपके पास ये और ये बचा हुआ है, तो बस आपको स्ट्रॉन्ग की हेल्प से इसकी कंडक्टिविटी मिल गई, इसकी COOH की कंडक्टिविटी मिल गई। तो आप इसे क्या कर दोगे, इन दोनों का जो कंडक्टिविटीज होगी, वैल्यूज होगी, उसको सम कर देना, बात खत्म, है ना। लेकिन आपने वीक नहीं इस्तेमाल किया था और मिल वीक की गई, आपने ये वीक नहीं इस्तेमाल की, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी हेल्प से वीक का कैलकुलेट कर लिया। तो कोलराउस के लॉ में हम यही सीखते हैं कि हम जब वीक का फाइनाइट नहीं निकाल सकते, वीक की वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, इसके थ्रू जब हमने यहाँ डिवाइड कल देखा था तो उसमें जो आपके पास कंडक्टिविटी आ रही थी तो वो कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इनफाइनाइट कंडीशन पे। तो हमने क्या किया, यहां पर इसका लॉ ही क्या है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये लॉ ही इसका ये है। तो इस लॉ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। तो कैलकुलेट कर लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और अब हमारे पास आती है भैया फेराडेज लॉ, है ना। कौन आता है, फेराडे लॉ, माइकल फेराडे। तो फेराडे लॉ क्या बोलता है, इसके दो लॉ हैं, फेराडे के 2 लॉज हैं। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट से लिया है उस पे जो डिपॉजिट होगा, इन इलेक्ट्रोड्स पर जो मेटल डिपॉजिट होगी वो कितनी डिपॉजिट होगी, यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देता है। तो फेराडेज लॉ, और ये क्या था, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट प्रपोज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अमाउंट का एस्पेक्ट दिया इसने। तो क्या लिखेंगे, देखो जरा, कि यहां पर जो वेट है ना, वेट ये क्या कहता है, वेट जो है, जो भी यहां डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट वेट ऑफ द मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब आपने कितना चार्ज पास किया, उसके अंदर कितना करंट आपने दिया, उसके अंदर कितना चार्ज आपने दिया, उसके अंदर कितने टाइम के लिए, मतलब कितना करंट कितने टाइम के लिए प्रोवाइड किया, उस चार्ज पर ही डिपेंड करेगी। तो आपके पास Q क्या होता है, Q चार्ज है, और चार्ज है तो किससे क्या होता है, चार्ज करंट इनटू टाइम्स, कितने टाइम में कितना करंट, एम्पियर कितना दिया आपने, वो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है। और यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें मिलेगा जेड, क्या मिलेगा, जेड, और क्यू की जगह क्या रख सकते हो, आई इंटू टी। और जेड क्या है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट है आपके पास, है ना। तो ये आपके पास है। अब आप अगर जेड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जेड आप क्या करना बेटा, जो करंट है उसको फिक्स 1 एम्पियर दे देना, और जो टाइम है उसको आप 1 सेकंड के लिए दे देना, है ना, 1 सेकंड के लिए दे देना। तो अगर आप
अगर आपने जो करंट है वो 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए दे दिया तो आपके पास जो अमाउंट है इक्वल टू जेड इंटू 1 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यानी कि जेड आपका किसके इक्विवेलेंट होगा, कितना 1 एम्पियर करंट से 1 सेकेंड में कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर, उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आपके पास जेड आ जाएगा। तो वो जेड है आपके पास, है ना। अब ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएगा। वो करंट आपको दे देगा, टाइम आपको दे देगा, जेड की वैल्यू दे देगा, और ये आपको यहां पर मास निकालना है, ये वेट निकालना है, या फिर वेट आपको दे देगा, करंट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है ना, ये सारी चीजें पूछ सकता है, तो आप इससे निकाल सकते हो। अब सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ कोलराउस क्या बोलता है कि अगर सेल को आप एक सीरीज में जमाएं, कैसे जमाएं, एक सीरीज में, जैसे एक मेरे पास है सेल, एक और मेरे पास सेल है, और एक और मेरे पास सेल है। यहां पर जो मैंने एक से ज्यादा सेल, है ना, मोर देन 1 सेल, है ना, इफ द करंट पास इन अ मोर देन 1 सेल इन सीरीज, अगर एक सीरीज के अंदर जमे हुए जो इलेक्ट्रोड्स है उनके अंदर हम करंट पास करें, तो फिर इलेक्ट्रोड पर, यानी कि सभी सेल को एक सीरीज में जमाकर फिर हम करंट पास करें, तो आपके पास जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या होगा। यहां सिर्फ एक ही सेल था, यहां सेल को सीरीज में लगा दिया, तो फिर कैसा होगा। तो चलिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा इधर आते हैं ना, इसके लिए इधर आते हैं। देखो जरा, अगर ये सीरीज के अंदर जमे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज के अंदर अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका जो मास है, जो इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट होगा ना, वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, है ना, इक्विवेलेंट। तो आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट मास के डिपॉजिट होगा, उसके रेस्पेक्ट में होगा। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर वेट निकालना है इसका, तो कैसे लिखोगे, कोई 1 सेल है तो उसका 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, उसका मास डिपॉजिट होगा तो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होगा। तो आप क्या बोलोगे, इक्वल टू बोल दूं तो 1 सेल, फर्स्ट सेल है वो उसके इक्विवेलेंट होगा, किसके, फर्स्ट सेल के इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट मास उस पर डिपॉजिट होगा। तो यहां पर आपके पास अगर फिर सेकंड वाला है तो वो क्या होगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ, ऐसे बोल देता हूं मैं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। तो आपके पास ये ए है और ये ऑफ ए, ये बी है और ये ऑफ बी, है ना, और सी होगा तो फिर उसके इक्विवेलेंट चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में निकालोगे। अब चाहे इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, जो मॉलिक्यूलर मास है भाई ए है, ए का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको डिवाइड कर देना किससे, नंबर ऑफ आयंस कितने उसने गेन किए हैं उस पे। मान लीजिए Na है, Na प्लस आयन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1, तो 1 से डिपॉजिट को डिवाइड कर देना।
अगर मान लीजिए कैल्शियम है तो कैल्शियम में +2 चार्ज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 2, तो डिवाइड बाई 2, कैल्शियम के मास मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड बाई 2 कर देना। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसे ही एन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये अपना हो चुका है कंप्लीट। ओके, अब हमारे पास एक चीज थी यहां पर कि आप है ना जब डिसोसिएट होते हैं आयंस, तो आयन डिसोसिएट होते हैं ना भाई, तो आयंस पे एक चीज हमें देखनी है कि कितने आयंस डिसोसिएट होंगे, ये चीज देखनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालना चाह रहे हो तो उसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वो कैसे निकलेगा भाई? वो कैसे निकलेगा? आपने जो मोलर कंडक्टिविटी ली है उसको डिवाइड कर देना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। किससे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले तो आप पहले कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर देना, या फिर हो सकता है वो एक की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी दे दे और लिमिटिंग कैलकुलेट करवा के निकलवाए, या लिमिटिंग दे देगा तो मोलर आप कहीं से कैलकुलेट करो फॉर्मूला से और फिर उसका डिसोसिएशन निकाल लो, या फिर आपको डिसोसिएशन दे सकता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा हो सकता है कि वो आपको एक और चीज पूछ सके, वो पूछ सके रेट के पूछ सकता है। तो के जब हम देखते हैं तो रिएक्शन के थ्रू जब आप निकालोगे तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। क्या आएगा? किसी को ये समझ आया कि कैसे आया है ना? अगर अपने पास कोई ए कंपाउंड है और वो पी में गया है, ए कंपाउंड है और वो पी में गया है, तो आपके पास यहां पर कोई तो कंसंट्रेशन रही होगी। यस, अगर एक कंसंट्रेशन रही है तो यहां पर जो कंपाउंड बना होगा वो कितना बना होगा? अल्फा। बना है कि नहीं बना? बना होगा। तो आपके पास यहां पर क्या बच गया होगा? सी माइनस अल्फा बच गया होगा। क्या बच गया होगा? सी माइनस अल्फा बच गया होगा, है ना। तो इस टाइम पे तो जीरो था पहले तो, और टी टाइम पर ये अल्फा बन गया होगा। क्या हो गया? अल्फा। और देखो यहाँ पे पता है, हमें पता है ये डिसोसिएट होगा ना, तो ये दो में टूटेगा। दो में टूटेगा मतलब दो या दो से ज्यादा में टूटे, तो दो आयंस में टूट गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम ए को तोड़ेंगे बी प्लस सी पे, तो आपके पास यहाँ पर जो बनेगा ना वो दो अल्फा हो गई। क्या हो गए? अल्फा हो गए दो। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो सी अल्फा हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा ऐसे बोल दो आप कि ये जो है वो टूटेगा सी अल्फा में और ये सी अल्फा में, है ना, कंसंट्रेशन के साथ। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे रेट को, तो आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। और यहाँ पर लेस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सी से टूटा तो सी अल्फा माइनस होगा। आप माइनस भी क्या रखोगे? सी अल्फा ही तो रखोगे माइनस, क्योंकि सी अल्फा बना है। तो आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट क्या है? ये दोनों है। तो क्या हो गया? सी अल्फा प्लस, सॉरी इंटू करो इसको, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? के, ये तो हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई, इसमें से सी कॉमन आ गया तो 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट गया तो आपके पास आ गया के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया और कैसे आया। तो ये चीज ऐसे आती है। अब आप इस अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो भाई, इस अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपसे वो, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि आपसे वो जो रेट निकलवाएगा, के जो निकलवाएगा, वो के आपका क्या हो सकता है? अल्फा यानी डिसोसिएशन वैल्यूज दे के निकलवा दे। हो सकता है वो डिसोसिएशन वैल्यू ना दे और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्म में दे। तो आप उसके लिए क्या करना है?
अगर वो आपको ये दे रहा है कि वो के को जो निकलवाएगा वो c इंटू अल्फा स्क्वायर, तो यानी कि किसकी फॉर्म में निकलवा दे, अल्फा की फॉर्म में निकलवा दे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यूज देके आपसे के निकलवाए। हो सकता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना दे और क्या दे, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे। तो हम जानते हैं कि अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू रख के देख लो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, आ जाएगा वैल्यूज आपके पास c। और सी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्ट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको सोल्व करोगे तो इक्वल टू c ऊपर रहेगा, कंडक्टिविटी ऊपर रहेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे आ जाएगी, यहां आ जाएगी ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको ब्रैकेट में लोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। चलो लेके देख लेते हैं, नहीं तो कई सारे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसा, अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये जाएगी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दूंगा, यहां से इससे एक खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और कंडक्टिविटी बचेगी। तो आपके सामने क्या आ गया, के इक्वल टू सी कंडक्टिविटी, इसको दूसरे से लिखते हैं ना ताकि साफ साफ दिखे आपको। ये तो मैंने इसको सोल्व किया है एलसीएम लेके, के इक्वल टू सी इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाय क्या है, लिमिटिंग कंडक्टिविटी 1 माइनस, ये तो मोलर कंडक्टिविटी थी, अब यहां पर क्या था, 1 माइनस की बजाय क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी माइनस डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको देख रहा होगा कि यहां पर ये इनटू में है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कट जाएगी, दिख रही है, तो यहां से ये कट जाएगी। अब आपके पास क्या बच गई है, यहां से तो कोई कॉमन आने वाली बात थी नहीं, तो आपके पास बच गया के ए इक्वल टू सी इंटू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास एक नया फॉर्मूला हो गया। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका जो है कंप्लीट कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी था वो सारी बात मोस्टली हमने पूरी कर ली है ना। तो इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है अपना। अब हमारे पास जो है बैटरी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बैटरी एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बट अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है और आई होप कि हम मेहनत कर रहे हैं तो पसंद जरूर आ रहा होगा, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, और इसका बेनिफिट मिले। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में बैटरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।